मैम आपने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का बोला था, वो अच्छे से रिवाइज़ किया है। अच्छा अच्छा, चलें आप फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग सुना दें, क्या होता है उसमें। थोड़ा सा सुना दें, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। जी मैम, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थी ना वो बीएफ स्किनर ने दी थी। उसमें ना एक्सपेरिमेंट किया गया था एक रैट पे। एक रैट को उन्होंने लिया और एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अ, उसके अंदर ना एक लीवर लगा हुआ था और 2 लगे थे लाइट्स थी। एक ग्रीन थी और एक रेड थी। तो वो जो रैट था ना वो मतलब अंदर भागता रहा, बाय चांस उसका ना मतलब हाथ या पाँव या जो भी था, वो लग गया लीवर के पास, लीवर पर। तो वो जब लीवर में प्रेस हुआ ना, तो ग्रीन लाइट ऑन हो गई। तो ग्रीन लाइट जब ऑन हुई तो उसे खाना मिला। तो उसे लगा कि भई उसको समझ आ गई कि अब ग्रीन लाइट जब ऑन होगी ना तो मुझे खाना मिलेगा। उसने बार-बार मतलब प्रेस किया। फिर एकदम से ना रेड लाइट जो थी ना वो ऑन हो गई। तो जब उसने लगा कि खाना मिलेगा मुझे, उसने हाथ लगाया तो वो वहाँ पे उसे करंट लगा, ठीक है? तो फिर ये समझ आ गई कि अगर मैं लीवर प्रेस करूँगा, तो अगर लाइट ऑन होगी तो मुझे करंट लगेगा, अगर ग्रीन लाइट ऑन होगी तो मुझे ना खाना मिलेगा। तो यानी इसमें था कि पहले उसको स्टिमुलस था और रिस्पॉन्स बाद में उसका आ रहा था। स्टिमुलस यानी कि ऐसी चीज़ जिससे उसका कोई चेंज या बिहेवियर में चेंज आ रहा था, यानी कि प्रेस करने से उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा था और बाद में उसे रिस्पॉन्स मिला यानी खाना मिला या फिर करंट मिला, इस तरह से। अच्छा, तो तो सही है इस कि नहीं? थ्योरी से हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी। अच्छा, अब यही वाली चीज़। बिहेवियर जी को जी। मॉडिफाई किया जा रहा है ना कि अगर वो ग्रीन को प्रेस मतलब लाइट ऑन होगी तो उसे खाना मिलेगा। तो इस तरह से हम इसे आम ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों पे। अगर कोई रिवार्ड सिस्टम इस तरह से हम बना सकते हैं बच्चों के लिए कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसे हम कोई टॉफ़ी वग़ैरह या फिर एप्रिसिएशन दे देंगे और अगर वो गलत काम कर रहा है या फिर जिससे हम मना कर रहे हैं, तो उस पे उसे पनिशमेंट मिलेगी। इस लिहाज़ से। अच्छा, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रोसेस है ये एक लर्निंग प्रोसेस है, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक लर्निंग थ्योरी है। और इसमें होता क्या है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, जो अच्छे बिहेवियर्स हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए। और किस लिए हम यूज़ करते हैं, उनको रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट के ज़रिए से। और इसका एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि इसमें हम लोग बुरे बिहेवियर को भी डिक्रीज़ करवाते हैं पनिशमेंट के ज़रिए से। फिर वो आगे जाके जैसे पनिशमेंट गलत चीज़ है वो फिर रोक दी गई, तो अब जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें चलता है वो पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज़ कराना थ्रू रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड सिस्टम। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये लर्निंग थ्योरी है, इसमें बच्चों को अच्छे बिहेवियर्स इसके ज़रिए से हम सिखा सकते हैं थ्रू रिवॉर्ड और जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये आप लोग की जनरल एजुकेशन की थ्योरीज़ के अंदर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों ने बार बार अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों के बिल्डअप होंगे, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के बाद आप लोगों को वो वाला कॉन्सेप्ट आगे डिलीवर भी करना आता हो शॉर्ट वर्ड में। और पहले उस चीज़ का डेफिनेशन जो जो बेसिक चीज़ होती है वो बताई जाती है और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और माउस वाला आपने एग्ज़ाम्पल दी, बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी, एक्सप्लेन भी आपने अच्छा किया। लेकिन इसको सिंपलर वर्ड्स में भी आपको करना आना चाहिए। इंटरव्यू में डिटेल्स नहीं चलती, आप जैसे पहली 2-3 लाइनों में आप कंसाइज करके वो चीज़ बतानी आए। तो माउस वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हम लोग और तरीके से भी करते होते हैं कि उसने रैट डब्बे में बंद कर दिया, और जब उसने उसको बंद किया तो वो जो माउस था वो उसमें घूमता रहा। उसने लीवर पे जब उसका पैर रखा तो उसको फूड मिल गया। अब फूड मिलने के बाद जब दोबारा से हमने उसको माउस को उसके अंदर रखा, तो उसने फ़ौरन से जाके लीवर को प्रेस कर दिया, ठीक है। रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली एग्जांपल भी इसमें हो सकती है, ये सिंपल एग्जांपल भी हो सकती है कि पहले उसने बिहेवियर को परफॉर्म किया और फिर उसको रिवॉर्ड मिला। इसमें बिहेवियर की परफॉर्मेंस पहले आती है और रिवॉर्ड बाद में आता है। और जब उसको रिवॉर्ड मिला तो उसका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज़ हो जाता है उस चीज़ से। और ये हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है वो
किसी डिज़ायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए की जाती है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किसी अनडिज़ायर्ड बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए की जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट है, जैसे अंबर ने मुझे लेसन सुनाया और अंबर ने बहुत अच्छा सुनाया। अब मैं चाहती हूँ कि अंबर डेली सुनाए और अच्छा अच्छा करे, तो मैं अंबर के लिए क्लैपिंग करवा दूँगी। ये क्या है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि आपका एक बिहेवियर जो डिज़ायर्ड है, जो प्लेजेंट है, जो मुझे पसंद है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए मैं आपको कोई रिवॉर्ड, कोई ऐसी गिफ्ट जैसे रीइंफोर्स करूँ, ठीक है। और एक होता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए दी जाती है। जैसे एक बच्चा है, अब वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, हमने उसके डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी ऐसी जगह पे बिठा के काम करवाएंगे जहाँ पे शोर कम आता हो, जिस क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शंस कम हो, ठीक है। किसी चीज़ को रिमूव कर देना। अब जैसे रिमशा अब मैसेज कर रही है अगर, और उसके मैसेजेस से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हों, या आसमा बार बार हैंड रेज कर रही है, उससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब ये अनडिज़ायर्ड बिहेवियर है, हमने इसको डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से मैसेज ही ऑफ़ कर दूँगी कि कोई कर नहीं सकेगा, हैंड रेज वाला ऑप्शन ही मैं ख़त्म कर दूँगी ताकि कोई कर ना सके। तो इसको कहेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अच्छा, तो इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, ये दोनों इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। फिर पनिशमेंट भी होती है, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव, वो फिर बहुत डिटेल में चला जाएगा टॉपिक। अभी हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, और कल वाला जो टॉपिक की स्लाइड्स थी वो आप लोगों ने अगर पढ़ी हैं तो फिर सुनो। आसमा, आप बताएं कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक कौन सी होती है। मैम प्लीज दोबारा बताइएगा क्या। डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक, बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक। कल जो हमने पढ़ा था। मैम कल हमने मतलब बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, लेकिन जो आप लफ्ज कह रही हैं मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, सॉरी। हम लोगों ने एक पढ़ा था डी एस्क्यूलेशन टेक्निक, सॉरी, वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी होती है, और डी सिस्टम, मैं एक मिनट टॉपिक खोल के देख लेती हूँ यहाँ पे कौन सा नाम दिया हुआ है। मैम मैं बताऊं? हाँ, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यही है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये 7th पॉइंट पे जो था। जी, कौन बताना चाह रही हैं? मैम मैं आमना। जी जी, आमना आप बताएं डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक क्या होती है। मैम इसमें ये होता है कि सेंसिटिव का मतलब होता है कि हसास होना, तो डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि हसासियत को कम करना। तो इसमें बच्चों को जिन चीज़ों से डर लग रहा होता है, हम वो चीज़ें उनको एक्सपोज करवाते हैं। फिर वो जब एक्सपोज करते हैं मतलब एक्सपोजर होता है उनका, तो हम उन पे ना रिलैक्सिंग थेरेपीज वगैरह अप्लाई करवाते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया, उनके साथ कन्वर्सेशंस होगी, और जो इमेजेस हैं उनको दिखा के उनके बारे में बात होगी। ये सारी चीज़ें हम करते हैं इसमें। हाँ जी, बिल्कुल। जो डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक है, ये हम लोग यूजुअली फोबियाज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ हो किसी पर्सन के अंदर, नॉर्मल से कई ज़्यादा इंटेंस फियर हो किसी चीज़ का, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ का एक्सपोजर कराते हैं, और साथ में उसको हम लोग रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए से, या डीप ब्रीदिंग या योगा, ऐसी चीज़ों के ज़रिए से उसको रिलैक्स करते हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता उसका जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड आमना। अब अरोज है, अरोज हमें क्या बताएंगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, सीबीटी के बारे में अरोज बताएंगी। जी अरोज, क्लास में नहीं है आप? अच्छा आसमा, आप बता दें। मैम किसका, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? जी सीबीटी। मैम जैसे नाम से जाहिर है कि कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव हम थॉट्स को कहते हैं और बिहेवियर जो है वो एक्शंस को कहते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है, इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि जो रॉन्ग या फॉल्स बिलीफ्स होते हैं ना पेशेंट के,
तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होता है या काउंसलर होता है ना, वो हेल्प करता है, जिसमें मतलब उसके पेशेंट के जो डिप्रेशन है या मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए जो है हम उसकी हेल्प करते हैं, उसके जो फॉल्स बिलीफ्स होते हैं ना उसको करने के लिए। जैसे कि मैम इसमें ठीक ये है। है कि एक फॉर एग्जांपल हम लें कि कोई बंदा वो कहे कि भाई मैं मतलब अब फेलियर में जा रहा हूँ, मेरा कोई भी काम सही नहीं होता, तो वो जो फिर थेरापिस्ट होता है ना, वो सबसे पहले उसे एनालाइज करेगा, तो फिर उसकी जो थिंकिंग है ना उसको रियलिस्टिक थॉट्स के साथ जो है वो रिप्लेस कर देगा। जैसे कि उसको कहेगा कि आप दो बनाओ, आप देखो कि शुरू से ही आप हर चीज में फेलियर हो रहा है या अब जाके कुछ हुआ है। तो जब वो बनाता है तो फिर वो देखता है कि नहीं, कुछ जगहों पे मैंने अच्छा भी परफॉर्म किया है। तो यानी सीबीटी ये है कि हम एक जो सामने वाला पेशेंट है, सामने वाला जो बंदा है, उसकी जो थिंकिंग है उसको चेंज कर देते हैं, उसका जो बिहेवियर है उसको चेंज कर देते हैं, ताकि उसकी बेटर फीलिंग जो है ना वो हो सके उसकी। हाँ जी, जो आपकी थिंकिंग होती है, जो आपका थॉट है, वही आपके बिहेवियर का सबसे बड़ा जो अक्स होता है, जिसको कहते हैं कि हमारा बिहेवियर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स। जैसी आपकी सोच होगी आपका बिहेवियर भी वैसा होता जाएगा। तो अगर आपकी पॉजिटिव सोच होगी तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, अगर आपकी नेगेटिव सोच होगी तो आपका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। तो सीबीटी में हम लोग आपके जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, जो आपकी चैलेंजिंग थॉट्स होती हैं, जो आपके बिहेवियर के ऊपर बुरा असर डाल रही होती हैं, उन थॉट्स को चेंज करते हैं और उसकी जगह पे आपको पॉजिटिव सोचों की तरफ लेके जाते हैं, और उससे आहिस्ता आहिस्ता आपका जो बिहेवियर है वो भी ठीक होता जाता है। ठीक है आसमा, वेल डन आसमा। फिर अब हमारे पास अरूज हैं। अरूज, अब आपको आवाज़ आ रही है तो आप बताएं कि हमारे पास एक वर्ड मैंने पढ़ाया था, साइमुलेशंस, वो क्या होता है? अरूज, अब मैं टाइप भी कर देती हूँ, ठीक है? अरूज, ठीक है अरूज, अपना बताएं, जितना भी आता है, चाहे गलत आता है लेकिन बताएं, ठीक है? कोई यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं है कि इसके मार्क्स कम हो जाएंगे अगर सही नहीं बताया तो। अच्छा चलिए, रिमशा रह गई है। रिमशा, हमें आप बताएंगी कि मॉडलिंग क्या होता है? अच्छा चलें, ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करते, और बहुत अच्छी आप लोगों ने प्रिपरेशन की थी। आवाज़ आ रही है? जी जी, बताएं बताएं। मॉडलिंग है कि किसी को मॉडल समझ के, मतलब अगर हमारा कोई टीचर है, उसको उसका जो भी करेक्टर है उसको यानी एक रोल प्ले समझ के हम अपने अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर जो चेंजिंग्स लाते हैं उसको मॉडलिंग कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, और मॉडलिंग के ज़रिए से टीचर्स बच्चों को बहुत सारे पॉजिटिव बिहेवियर सिखाते भी हैं, और अब ज़्यादा जैसे कि हेल्प का। अगर जी क्लास में कोई टीचर है तो वो जैसे भी, मतलब अगर जैसे सोशल स्किल या सोशल स्किल, बातचीत करने की स्किल, अगर वो कोई और टीचर क्लास में इंटर हो जाता है तो वो अच्छे बिहेव में अच्छे तरीके से उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो इस तरह बच्चों को भी सिखा सकते हैं जो क्लास में मौजूद बच्चे होते हैं कि इस तरह बात करनी चाहिए। तो वो जो टीचर को देख के ना जो बच्चा है वो अच्छी तरह से सीख सकता है। तो वो जो टीचर है ना, तो सबसे ज्यादा टीचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो टीचर जो है वो बच्चे के लिए एक मॉडल होता है क्लास में। हाँ जी, ऐसी बात है, और हमारे बचपन में हमने देखा होगा, हमें भी बहुत ज़्यादा शौक होता है टीचर टीचर खेलने का। तो बचपन में तो हम तो सारा सारा दिन, 3-4 साल से लेके जैसे 7-8 साल की आपकी जो एज होती है, बच्चे घर में टीचर टीचर खेल रहे होते हैं। तो टीचर की जो पर्सनैलिटी होती है बच्चे के ऊपर, उसका बहुत गहरा असर पड़ता है, और बच्चे टीचर्स को कॉपी करते हैं। और मैंने खुद देखा है, मेरी खाला की बेटी होती थी, उसने आके टीचर टीचर खेलना
और उसने टीचर की फुल एक्टिंग करनी है, बच्चों को डांटना, मतलब उसके बिहेवियर से पता चल जाता था कि क्लास की टीचर का बिहेवियर कैसा है। जब बच्चे गलती करते हैं तो वो आगे से डांटती हैं या प्यार से बात करती हैं। तो ये एक रोल प्लेइंग जो बच्चे करते हैं, और एक आपकी स्पेसिफिक एज होती है। बिल्कुल, दीवारों को स्टिक पकड़ के, और उनकी तो शामत आ जाती थी घर के अंदर, दीवारों की, चेयर्स की, पूरे। तो वो हम लोग वही एक्टिंग करते थे जो हम टीचर को देखते हैं। अगर टीचर का करैक्टर अच्छा होगा, उसकी मॉडलिंग अच्छी होगी, तो हम लोग अच्छे बिहेवियर सीखेंगे, और बचपन से ही हमारे जहन में अच्छे बिहेवियर लर्न हो जाएंगे। और जो टीचर अगर स्ट्रिक्ट है, बच्चों को डांटने वाला है, तो हम भी टीचर की एक्टिंग करके घर में हर किसी को फिर डांटते रहेंगे कि आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे क्यों कर रही हो, कॉपी उठाओ, अपना बैग उठाओ। तो ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। ठीक, अब हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें एक दो चीज़ें रह गई थी, पहले उनको इसमें एक वर्ड बोला है, व्हाट द हेल। बच्चे शोर कर रहे थे तो मैंने कहा व्हाट द हेल। तो तीसरे दिन मैंने नोटिस किया है वो बच्चे आपस में दूसरे को जब बच्चे ने तंग किए तो दूसरी बच्ची को से बोल रही है व्हाट द हेल। जी, ऐसे ही बच्चे कॉपी, बच्चे जो होते हैं ना, इमिटेट करना बच्चों की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल स्किल के उनमें इमिटेशन होती है कि जो उन्होंने देखना है उन्होंने वही चीज़ सीखनी है। तो घर के माहौल इसीलिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर असरअंदाज होता है। तो बच्चों ने हर चीज़ें उनकी लर्नड होती है, बुरे बिहेवियर भी लर्नड होते हैं, उनका खौफ, डर वगैरह भी लर्नड होता है। ठीक, अच्छा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे जो कल के टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले बिहेवियर ऑफ आईडी स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि उन बिहेवियर्स को हम लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है, हमने किस तरह से बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज़ करना है, हमने किस तरह से उनके नेगेटिव बिहेवियर को डिक्रीज़ करना है। उसमें हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, और काफ़ी टेक्निक्स जैसे हम लोगों ने लर्निंग थेरीज पढ़ी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी, हम लोगों ने ABA पढ़ी, CBT पढ़ी, उसके अलावा काउंसलिंग वगैरह के ज़रिए से फ्लडिंग, एक्सपोजर की टेक्निक, एस्कुलेशन, इस तरह की टेक्निक, एवर्जन थेरेपी हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है बिहेवियर को असेस करने की टेक्निक, कि बच्चों की बिहेवियर को या किसी पर्सन की बिहेवियर को हमने आइडेंटिफाई करना हो, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छा है या बुरा है, और किस हद तक बुरा है, किस हद तक अच्छा है। तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स होती हैं बिहेवियर को असेस करने की, उसकी जांच पड़ताल करने की, उसको डायग्नोज करने की, उसके बारे में जानने की। तो असेसमेंट हमें ये भी बताएगी कि किस वजह से बिहेवियर अकर होता है। तो यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं मैं, जिनके ज़रिए से हम लोग बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिससे सबसे फर्स्ट आता है इंटरव्यूज़। क्लिनिकल सेटिंग के अंदर इंटरव्यूज़ के ज़रिए से बच्चों के बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है। बच्चा होगा रोज़, आप क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करें ना। अभी तो मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ रही। क्लास में माइक ऑन करें, उसमें बात करें आप, ताकि आपको बोलना भी आए। रिटन टेस्ट भी मैं आप लोगों का लूँगी, और इसी वीक में इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा मैम, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़, और आप इतना लेट मैम यहाँ बैठे हैं। सिग्नल इशू बहुत हो रहा है। मैम आपने पूछा था स्टिमुलेशन टेक्निक। मैम ऐसी टेक्निक मतलब कि हम लोग कोई फेक वर्जन, फेक मॉडल बनाते हैं कि रियल वर्ल्ड की जो मतलब चीज़ें होती हैं उन्हें समझने के लिए हम फेक मतलब उसका वर्जन बनाते हैं। क्रिएट समथिंग फेक टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अच्छा, कल मैंने पढ़ाया था जो सिमुलेशन की टेक्निक होती है, जब हम किसी फेक सिनेरियो से, किसी स्टोरी से, यूट्यूब पे जैसे बच्चे को वीडियो दिखा दें हम लोग, यानी कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ करते हुए अगर हम बच्चों को अच्छे बिहेवियर्स के बारे में सिखाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग सिमुलेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और रोज़ क्लास में इन रहा कर, अपना डेली का डेली जो लेसन है उसको पढ़ा करें, उसके MCQ सॉल्व किया करें आप लोग। नहीं, आवाज़ मेरी तो बिल्कुल, बाकियों को तो सही आ रही है मेरी आवाज़, या इनको ही ख़राब आ रही है। आप लेफ़्ट करके ना दोबारा ज्वाइन करके देखें। अब हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं करते और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी आवाज़ कट रही है।
चलें ठीक है। तो इंटरव्यू यानी कि एक किसी बच्चे के या किसी पेशेंट के, किसी क्लाइंट के इंटरव्यू को जो असेस करना, ये एक टेक्निक है। उसके बिहेवियर को असेस करने की टेक्निक है इंटरव्यूज़, जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं। अब इंटरव्यूज़ में क्या होता है हमारा कि जो एक होगा आपका जो थेरेपिस्ट होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा या जो भी कोई सीनियर स्पेशल एजुकेशन के टीचर भी हो सकते हैं जो एक्सपर्ट होंगे उस फील्ड के अंदर। उनके पास या तो कोई क्वेश्चन पेपर होगा या वो क्वेश्चंस पूछेंगे अपने क्लाइंट से या जिसका भी उन्होंने बिहेवियर को असेस करना है। वो उनसे पूछेंगे कि आपके पास्ट में क्या था, उसका पहले इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपका घर कहाँ पे है, घर के हालात कैसे हैं, ऐसी चीज़ें पूछेंगे तो हमें उनके बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक 20 साल का जैसे लेट्स सपोज स्कूल की अगर बात करें, स्पेशल स्कूल की, अगर 12 साल का बच्चा है और मैं कहती हूँ कि जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा लोनली रहता है, किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, तो मैं उसका इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ। ठीक है, अब अगर स्कूल का साइकोलॉजिस्ट चाहे कंडक्ट कर रहा है या कोई सीनियर टीचर कंडक्ट कर रहे हैं, वो बच्चे को या उसकी जो मदर हैं उनको बुलाते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट एरियाज़ के बारे में, उसका इंटरव्यू लेंगे, जी बच्चे की मुकम्मल हिस्ट्री लेंगे। और हिस्ट्री से पहले हम लोग सबसे पहले जो पॉइंट होता है ना, हर फॉर्म के पहले वो बायोडाटा होता है। बायोडाटा में उसका नाम पूछा जाता है, पेरेंट्स का नाम, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, बहन भाई कितने हैं, आपकी लोकेशन कहाँ पे है, आपका घर कैसा है, और उसमें ये भी देखा जाता है कि आपका सोशल स्टेटस कैसा है, ये भी देखा जाता है। अब देखने में ये बहुत सी सिंपल चीज़ें लगती हैं लेकिन असल में ये सिंपल चीज़ें नहीं होती। जब आप उससे पूछेंगे कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो हमें उनके घर के हालात का पता चल जाएगा। उनका एड्रेस पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरह के एरिया में रहते हैं, उनके आसपास के लोग कैसे हैं। अब डिफेंस में रहता होगा तो ज़ाहिर अमीर होगा, आम गलियों में रहता होगा तो मिडिल क्लास ही होगा। उनका प्रोफेशन जो पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो कितने घंटे काम पे होते हैं, उससे पता चलेगा कि बच्चा जो है उसको कितनी तवज्जो मिलती है वालिदैन की या नहीं। फैमिली मेम्बर्स का पूछेंगे तो पता चलेगा इसके और कितने बहन भाई हैं। अगर जिनके ज़्यादा बहन भाई होंगे उनके पेरेंट्स उनको कम टाइम दे पाते होंगे। फिर उन जैसे हम लोग उसका एड्रेस पूछेंगे। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी पूछा जाता है बायोडाटा के अंदर ही, ताकि हमें पता चले कि उनके हालात कैसे हैं सोसाइटी में, इकोनॉमिकली वो मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास हैं या लोअर क्लास आती है। तो उनसे बच्चे के काफ़ी बिहेवियर्स हमें पता चल जाते हैं। जैसे जैसे कोई मेरे पास यंग पर्सन आया है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास और उसका बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो मायूस रहता है, डिसअपॉइंटेड रहता है, डिप्रेशन एंजाइटी में रहता है। अब जो साइकोलॉजिस्ट है उससे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है कि तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं, घर में कितने लोग हैं, कमाने वाले कितने हैं। तो उसको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी जॉब नहीं है, वो उसने 4 साल से ग्रेजुएशन की हुई है और उसको जॉब नहीं मिल रही, घर में सिर्फ एक ही पर्सन कमाने वाला है, घर में इतने लोग हैं, इतनी जिम्मेदारी है। तो उसको वहीं से पता चल जाएगा कि इनका स्टेटस कैसा है और इसको इसी वजह से डिप्रेशन हो रही है क्योंकि उसको जॉब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो ये जो बायोडाटा जितना देखने में सिंपल लगता है उतना होता नहीं है, उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं जिसे कहते हैं ना बैक द पेपर, आपको नज़र आ जाती हैं कि उस पर्सन की इसके पीछे की स्टोरी कितनी है और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उसका जो भी मसला है उस मसले को हम लोग देखेंगे, उस मसले को ऑब्ज़र्व करेंगे, पूछेंगे कि मसला ये वाला कब से हो रहा है, कितने अरसे से हो रहा है, मसले के बाद क्या हो। जैसे ABC एनालिसिस जैसे करते हैं ना कि बिहेवियर क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कब कब होता है, बिहेवियर शो करने के बाद बच्चा कैसा फील करता है, घर में क्लोज किसके हैं, इस तरह के हम क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या बच्चे ने कभी खुद को हर्ट किया, तो इसको कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू सबसे कॉमन तरीका होता है जिस क्वेश्चनिंग के ज़रिए से हम लोग अगले पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और बिहेवियर की जो वजह है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और हमें ये भी पता चलेगा कि बिहेवियर को हम लोगों ने कौन कौन से मेथड से, कौन सी सिचुएशन से, किन चीज़ों के ज़रिए से हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, और इसमें ये भी होता है कि एक पूरा जैसे प्रोसीजर होता है ना कि पहले हम लोगों ने उसकी असेसमेंट करनी है, इवैल्यूएशन करनी है, फिर हमने मोटिवेट करना है उसको हैंडल किस तरह से करना है, अपने गोल्स बनाने हैं। और जैसे स्कूल में फिर हम IEP बनाते हैं उस पर, और IEP के गोल्स बनाएंगे बच्चे के उस बिहेवियर को ठीक करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर जो है ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि किसी बच्चे के बिहेवियर को जानने के लिए हम उसको ऑब्ज़र्व करें।
अब ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी। अब एक बच्चा आपके क्लास में अगर डेली आता है, आप उसको घंटा 2 ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको उसके बारे में आप जानने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना, घर में आपके ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते हैं तो आपको हर बच्चे की ऑब्जर्वेशंस होगी कि ये वाला बच्चा जो है ये चालाक है, ये वाला बच्चा जो है भोला सा है, ये थोड़ा सेंसिटिव है, ये बच्ची ज़्यादा जल्दी होने लग जाती है, इसको ये इश्यूज़ है, इसको ये इश्यूज़ है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें ये भी पता चलने लग जाता है कि उनकी वो इश्यूज़ किस वजह से हैं। ये वाली बच्ची सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हुई हुई है। ये वाला बच्चा जो है उसको गुस्सा इसलिए ज़्यादा आता है, इसलिए हर वक्त जो है अपनी मनमानी करता है क्योंकि वो घर में इकलौता है, लाडला है, इसलिए बिगड़ा हुआ है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के खुद से ऑब्ज़र्व करना, बच्चे को देखना, उसको असेस करना, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है उसके बिहेवियर को असेस करने का। और इसमें ये भी होता है कि डिपेंड करता होता है जो ऑब्ज़र्वर है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। अब एक सीनियर स्पेशल एजुकेशन का अगर टीचर है, वो किसी आईडी बच्चे को देखेगा तो उसको फ़ौरन से पता चल जाएगा, थोड़े जैसे 15-20 मिनट के अंदर ही ऑब्जर्वेशंस करके, कि ये जो बच्चा है ये माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, इसमें कितनी स्किल्स हैं, इसकी स्पीच कितनी है, इसकी वीकनेसेस कितनी हैं, इसकी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स कैसी हैं, इसमें कौन कौन से एरियाज़ में वीकनेस है, इसके अडैप्टिव बिहेवियर कैसे है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, वो पिछले 20 सालों से आईडी के बच्चे देख रहा है, उसको पता है उनमें कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं। और अगर उसी की जगह पे एक फ्रेशर होगा जो अभी आईडी के स्कूल में गया ही है, उसको तो पहले लगेगा कि ये तो आईडी है ही नहीं, ये तो बच्चा ही नॉर्मल है। जब मैं शुरू में स्कूल जाती होती थी ना, तो हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो वोकेशनल क्लास में होते थे, जो सारे काम आते हैं, जिनकी ये वाली स्किल्स अच्छी हैं, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर्स, और वो बहुत सारी डेकोरेशन ज्वेलरी बनाते हैं वो बच्चे। और फिर जब हमारे यहाँ पे स्कूल्स के अंदर जाके वो स्टॉल लगाते हैं, अपनी अर्निंग भी करते हैं, मतलब उनमें स्किल डेवलप हुई है। तो हम लोग, मुझे तो लगता ही नहीं था कि वो आईडी है, मुझे लगता था बिल्कुल वो नॉर्मल बच्चे हैं। और अब जब मुझे एक्सपीरियंस आ गया, अब इतने सालों से जा के, तो अब मुझे पता चला, तो मैं टीचर को बता रही थी कि मुझे अब पता चला है कि ये वाली जो बच्ची ईमान है ना, ये आईडी बच्ची है, ये नॉर्मल नहीं है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था मुझे लगा था कि ये नॉर्मल है। जी, टीचिंग प्रैक्टिस होती है और आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो अब मैं इतनी अब एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मेरे पास आप कोई भी बच्चा ले आते नॉर्मल बच्चा हो, जैसे घर में कोई बच्चा, मोहल्ले का कोई बच्चा आ जाए, या मतलब मेरी फैमिली में भी बच्चे होते हैं ना, तो प्रैक्टिस क्या होती है, रिमशा क्या कह रही है, तो मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर उनके सारे बिहेवियर्स के बारे में पता चल जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस कौन सी हैं, कौन से एरियाज़ में ये बच्चा अच्छा है, कौन से एरियाज़ में ये बच्चा बुरा है, ये पढ़ाई के लिहाज से कैसा है, और हर चीज़। जैसे कुछ क्वेश्चनिंग के ज़रिए से, और कुछ हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अगर आप बच्चे से पूछें क्वेश्चन कि आपको आपकी मदर ज़्यादा अच्छी लगती है या फादर, कुछ बच्चे होते हैं वो फ़ौरन से बता देंगे कि फ़लाँ जो है वो मुझे अच्छा लगता है, और कुछ जो होंगे जितनी मर्ज़ी बार पूछें वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कुछ बच्चों में हमें पता चल जाएगा कि इसमें एबिलिटी है चीज़ों को डिफरेंशिएट करने की, और इस बच्चे में एबिलिटी नहीं है। तो इंटरव्यू भी हम लोग ले सकते हैं ना, उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑब्ज़र्व जब आप करते हैं, तो ये भी एक टेक्निक है बिहेवियर को असेस करने की। फिर थर्ड आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब हम लोग बिहेवियर के असेसमेंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ज़रिए से भी करते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे, अच्छा मैंने आप लोगों को कभी वो पढ़ाया है, BIP पढ़ाया है मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में? अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, चलें ये भी पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती है, जैसे हमने पढ़ा हुआ ना वो कार्ड्स गार्ड्स ऑटिज़म वालों को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस तरह अभी यहाँ पे हम लोग 1-2 साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखे हुए हैं, इनको भी पढ़ेंगे। एक रोशार्स इंकब्लोड टेस्ट और मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी MMPI, ये हमारे जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिनके ज़रिए से बच्चों के बिहेवियर को असेस हम कर सकते हैं। और भी इसके अलावा टेस्ट होते हैं, बिहेवियर की चेकलिस्ट भी होती हैं, बच्चों के बिहेवियर की स्क्रीनिंग भी के चेकलिस्ट भी होती हैं। और जो 2 मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट हैं वो ये वाले हैं, रोशार्स इंकब्लोड टेस्ट या मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, इनको पढ़ते हैं अभी। और चौथा हमारे पास है बिहेवियर रेटिंग स्केल्स होते हैं, जो आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अब रोशार्स
इंक ब्लॉट टेस्ट, ये रोशाश के जो ये स्पेलिंग है ये भी आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो कुछ चीज़ों के स्पेलिंग भी पेपर में आ जाते होते हैं। अब रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट क्या है कि ये बिहेवियर को असेस करने का टेस्ट है। इस टेस्ट में हम बच्चे के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि इंक ब्लॉट, इसमें इंक ब्लॉट्स यूज़ होते हैं, इंक की डबियाँ यूज़ होती हैं। तकरीबन 10 इंक ब्लॉट्स लिए जाते हैं। अगर आपने पॉइंट्स राइट करने हैं तो आप राइट कर लें, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे राइट नहीं किएगा। तो इसमें जैसे 10 इंक ब्लॉट्स लिए जाते हैं और उन 10 में से जो 5 होंगी इंक वो ब्लैक एंड वाइट होंगी, 2-3 रेड होंगी और 1-2 जो होंगी ना पेस्टल कलर्स होंगे, जैसे वो लाइट कलर्स होते हैं, पीच कलर्स, इस तरह का कलर। ठीक है, आपके पास 10 इंक ब्लॉट्स थे, उसमें से 5 ब्लैक और वाइट होंगी, 2 रेड होंगी और 3 पेस्टल कलर्स होंगे। अब उन्होंने एक क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे एक चार्ट पेपर होता है ना, छोटा सा चार्ट पेपर जैसे लिया, यहाँ पे अगर आ जाए, ये उसने कार्डबोर्ड लिया, गत्ते का टुकड़ा हो गया या पेज का टुकड़ा जिस पे इंक फैले नहीं, एक तरफ ही रहे, उसके अंदर उसने क्या करना है, उसने उसको उसके अंदर इंक के ड्रॉप्स लगाने हैं, कुछ कतरे डिफरेंट इंक्स के उसमें गिरा देने हैं। इसको उसने कर देना है फोल्ड, सेंटर से हाफ फोल्ड कर दिया। हाफ फोल्ड करने के बाद जब उसने उसको दोबारा खोलना है, उस जो भी उसके पास था ना, जो भी मतलब ये पेपर था या कार्डबोर्ड था, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ डायग्राम्स नज़र आएंगी। ऐसा होगा ना, अगर आपने इंक लगी हुई हो एक पेज के ऊपर, उस इंक पेज को आप तय लगा दें तो दोबारा से तय खोलेंगे तो वो कोई ना कोई डायग्राम, कोई ना कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाता होता है। अब ये साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, ये वाला जो पेपर है ये दिखाएगा पेशेंट को या अपने क्लाइंट को, और उससे पूछेगा कि इसके ऊपर जो डायग्राम है वो आपको किस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, जो कि बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिहेवियर के असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें 10 इंक ब्लॉट्स लिए जाते हैं, इंक की जो बॉक्सेस डबियाँ होती हैं उनमें 5 ब्लैक एंड वाइट होंगे और 2 रेड कलर की होंगी और 3 जो हैं वो पेस्टल कलर्स होंगे। पेस्टल कलर्स जिनके सॉफ्ट लाइट कलर्स होंगे, और उसके साथ क्या किया जाएगा, एक वाइट कलर का उसने कार्डबोर्ड लेना है, जो भी थेरेपिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, उसमें उसने इंक के ड्रॉप्स लगाने हैं, उसको फोल्ड करना है, खोलना है। अब जो भी ऊपर डायग्राम आएगी, अब मतलब इसको कहते हैं परफॉर्मेंस प्रॉपर, जो भी डायग्राम ऊपर नज़र आएगी उसने वो दिखानी है अपने क्लाइंट को, पेशेंट को, और उनसे पूछना है कि आपको क्या नज़र आ रहा है। अब जो भी वो जवाबात देता है उसकी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट को हम कहेंगे कि उसकी रिस्पॉन्स की रिपोर्ट है। उसमें पूछा जाएगा व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, कि आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या चीज़ है, वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। तो जो भी चीज़ उसको नज़र आएगी, उसकी जो भी रीडिंग्स वगैरह जैसे वो सारी यहाँ पे राइट कर ली जाएंगी। और जो चीज़ इस चीज़ को इस रिज़ल्ट को, ये जो उसका रिस्पॉन्स था, इसको देखते हुए पर्सनैलिटी को असेस कर लिया जाता है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी इस तरह की है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम जैसा कोई भी आम बंदा उठ के जाके रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट को यूज़ करके किसकी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, वो इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। और वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सिर्फ एक डायग्राम के रिस्पॉन्स के ज़रिए से पर्सन की पर्सनैलिटी, उसके थॉट्स, उसके बिहेवियर की वो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक, क्लियर है। ये था हमारा रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट। और यहाँ पे एक और हमारे पास है जिसको हम कहते हैं MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। तो MMPI क्या होता है, ये एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर होता है। MMPI और सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर का मतलब ये होता है कि ऐसा क्वेश्चनियर जो कि क्लाइंट ने खुद फिल करना हो। कुछ क्वेश्चनियर्स इस तरह के होते हैं ना जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको फिल कर लेते हैं, और कुछ इस तरह के होते हैं जो क्लाइंट से हम खुद फिल करवाते हैं। अगर तो वो पढ़ा लिखा है तो वो खुद ही क्वेश्चंस की एक लिस्ट होगी पूरे क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्लाइंट से पूछेंगे
या तो वो खुद पढ़ेगा और उसको रिस्पॉन्सेस बताएगा, अगर वो अनपढ़ है तो फिर हम उसको खुद रीड करके बताएंगे। यानी कि सेल्फ रिपोर्ट ही क्वेश्चनियर होता है, जो क्वेश्चन का आंसर वो खुद देता है हर क्वेश्चन का, और सोच समझ के आंसर बताता है। अब ये वाला जो टेस्ट है ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करता है, और इसकी पूरी हिस्ट्री भी है कि 1943 के अंदर MMPI आया था, और इसका उससे पुराने इसके नाम भी थे। 2016 के अंदर MMPIA-RF इसका ओल्ड नाम था। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर 10 कैटेगरीज होती हैं इस क्वेश्चनेयर के अंदर। एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं और 10 तरह के 10 क्वेश्चनेयर्स होते हैं। जो पहले 9 सवाल होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, और जो आखिरी सवाल होता है वो आपकी यानी कि आप मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, कि आप में लड़कियों वाली खसूसियात कितनी है या लड़कों वाली कितनी है, वो डिटरमाइन करता है। तो मैंने बताया कि MMPI जो है ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके जो बिहेवियर्स होते हैं वो काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से होते हैं। ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर्स है, मतलब जो क्लाइंट है वो खुद पढ़ के उन क्वेश्चंस के आंसर बताता है, और अगर क्लाइंट अनपढ़ होगा तो हम भी उसकी जगह पे उससे क्वेश्चंस पढ़ के पूछ सकते हैं। और 1943 में MMPI आया था, जो अब जो लेटेस्ट यूज़ हो रहा है। ठीक, और इसके अंदर 10 कैटेगरीज होती हैं जो कि ह्यूमन के एबनॉर्मल बिहेवियर को असेस करने के लिए होती हैं, 10 आइटम्स। और उनमें जो 9 स्केल बने हुए होते हैं, 10 स्केल बने हुए होते हैं, और 9 स्केल जो होते हैं वो पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, और जो 10वां स्केल है वो आपकी मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी जो होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और ट्रू फॉल्स कहते रहते हैं। मैं बता रही हूँ MMPI रोशार्स इंक ब्लड टेस्ट पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ये बिहेवियर स्केल है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, और इसमें ट्रू फॉल्स के 10 तरह के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को, और उसके ज़रिए से जो पर्सन है उसके बिहेवियर की आइडेंटिफिकेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? ट्रू फॉल्स के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे बिहेवियर रेटिंग स्केल्स है, ये कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम लोग बिहेवियर की असेसमेंट करते हैं, और हम लोग तो नहीं करते, जो सीनियर पर्सनस होते हैं वो करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे होते हैं, ये जो आपका MMPI ये भी पर्सनैलिटी टेस्ट है। और जो इन्वेंट्री होता है ना, ये जो इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि आपका क्वेश्चनियर या ट्रू फॉल्स का क्वेश्चनियर होगा या सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर। एक पेपर है और उसके ऊपर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, और उनके ज़रिए से आप हमने कुछ भी आइडेंटिफाई करना हो तो उस चीज़ को इन्वेंट्री कहते हैं। तो इस तरह के और भी स्केल्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे आपकी मार्केट में, DSM-5 के अंदर होंगे। जैसे वो मेयर्स ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर भी होता है, MBTI, वो भी बहुत कॉमन है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि वो इन्वेंट्री है, उसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर क्वेश्चन पूछे जाने के बाद उसके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, पता चल जाता है कि बिहेवियर किस तरह का है। अब आगे ये वाला जो मैंने पॉइंट लिखा था BIP, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको कहते हैं बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान। जैसे हम IEP बनाते हैं ना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इस तरह BIP है बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान। बिहेवियर को अच्छा करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं उसे BIP बनाते हैं, कहते हैं। बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान के अंदर जो भी आपका FPA होता है पहले वो आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि बिहेवियर को क्लियरली डिफ़ाइन किया जाता है। आपके बिहेवियर की जो काजेज़ हैं उसका जो भी ABC एनालिसिस वो लिखा जाता है इसके अंदर, और ये लिखा जाता है कि हमने बिहेवियर को चेंज करने के लिए कौन कौन सी इंटरवेंशंस देनी है। बिल्कुल जैसे IEP का मेथड होता है, IEP तो हमने पढ़ा हुआ है ना, उसमें लिखा जाता है कि वीकनेसेस बिहेवियर कौन कौन से बुरे बिहेवियर हैं बच्चे के, कौन कौन से अच्छे बिहेवियर्स हैं, हमने उसका कौन सा बिहेवियर मॉडिफाई करना है, और उसके लिए हम लोगों को कौन कौन सी हमने टेक्निक्स यूज़ करनी है। हमने उसके लिए क्लासिकल कंडीशनिंग यूज़ करनी है, हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज़ करनी है, हमने फ्लडिंग, हम लोगों ने एस्केलेशन टेक्निक यूज़ करनी, जो भी हमने करनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद हम ये भी लिखेंगे कि हमने क्लासरूम इन्वायरमेंट कौन सा करवाना है, और साथ में ये भी मेंशन करते हैं कि कौन से पॉजिटिव बिहेवियर हमने बच्चे को सिखाने हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कल की क्लास के अंदर कि बिहेवियर, अगर कोई भी नेगेटिव बिहेवियर होता है हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं अच्छे बिहेवियर के साथ।
जैसे एग्ज़ाम्पल जो कल वाली जैसे ली थी हमने कि बच्चा बाइटिंग करता है, अब ये उसका बिहेवियर है, तो बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान के अंदर हम रिप्लेसेबल बिहेवियर भी लिखते हैं कि जब उसने बाइटिंग करनी होगी तो तब उसको हमने क्या सिखाना है कि उसने अगर बाइटिंग करनी है तो उसने किसी टॉय के ऊपर करनी है या के ऊपर करनी है या फिर किसी टीथर के ऊपर करनी है या हमने उसको च्युइंगम देनी है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट आप लोग का? यहाँ तक किसका कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। ठीक है, अब फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की बिहेवियर मैनेजमेंट के अंदर। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करना, उसको असेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अपने बच्चों के बिहेवियर्स को छुपाते हैं कि भाई हमारे बच्चे का तो ये वाला बिहेवियर है ही नहीं, हमारा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, तो जो कि गलत चीज़ होती है, जो उनके अपने बच्चे के लिए ही नुकसानदेह होती है। जैसे कई पेरेंट्स के बच्चे होते हैं जो बिल्कुल म्यूटेड होते हैं और बोलते ही नहीं होते, और पेरेंट्स स्कूल में आके कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो घर में बोलता है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे बच्चे की कोई डिसेबिलिटी, कोई उसकी खामी ना लिखी जाए। इस तरह लोगों के बच्चे, ये तो हमारे नॉर्मल भी होता है ना कि बच्चे बिगड़े हुए होते हैं और पेरेंट्स बजाय इसके कि उनके बिहेवियर को वो ठीक करें या कहीं गलत है, बल्कि वो उल्टा सपोर्ट करेंगे और बच्चों को बिगाड़ देते हैं। इस तरह होता है, अपने बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अगर बिहेवियर मैनेजमेंट करनी है उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, पेरेंट्स को चाहिए कि जब भी उनके बच्चे के बिहेवियर के बारे में हम उनसे इन्फॉर्मेशन मांगे तो हमें करेक्ट और वैलिड, बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इस तरह पेरेंट को गाइड भी करना चाहिए कि कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके पास। पेरेंट्स की हम लोगों ने ट्रेनिंग भी उनकी होनी चाहिए, उनको भी प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज करवानी चाहिए ताकि बच्चे का बिहेवियर इम्प्रूव हो जाए। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चे को बिहेवियर सिखा रहे हैं कि थैंक यू कहना चाहिए, वेलकम कैसे कहना चाहिए, सलाम लेना चाहिए पहले, तो अब ये चीज़ तभी उसको अच्छी आएगी जब उसके पेरेंट्स भी सपोर्ट करें और घर में भी उसको थैंक यू वेलकम कहना शुरू करें। तो कोई भी बिहेवियर अकेला टीचर नहीं सिखा सकता, पेरेंट्स का भी उतना ही हक होता है कि वो पार्टिसिपेट करें और पेरेंट्स इनकरेज करें ताकि बच्चे के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं, वो वाला बिहेवियर ज़्यादा अच्छा करें, बच्चे को इनकरेज करें। और हमें भी चाहिए कि पेरेंट्स को इनकरेज करें कि अपने बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हमारी हेल्प करें। ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए प्रॉपर, जो हमारा बहुत बड़ा प्रिंसिपल है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, जो हम कहते हैं कोऑर्डिनेट करने वाला एक प्रिंसिपल होता है। ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ, तो वो वाला प्रिंसिपल यही होता है कि पेरेंट्स को खुल के बातचीत करनी चाहिए हमारे साथ और कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। जैसे आईईपी है उसमें भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इस तरह बीआईपी है, पेरेंट्स का रोल हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, और आज हम लोगों ने पढ़ना है डायग्नोसिस ऑफ आईडी के बारे में। पिछले टॉपिक में किसी का कोई क्वेश्चन हो या कल के लेक्चर में किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब पढ़ते हैं डायग्नोसिस ऑफ आईडी के बारे में कि जो आईडी बच्चे हैं उनकी डायग्नोसिस किस तरह से होती है। तो दो तरीक़ों से डायग्नोसिस होती हैं। बच्चे थेरीज पढ़ा दूँगी। एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल मेथड्स होते हैं उनमें हमारे पास होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड रेटिंग स्केल होते हैं, स्टैंडर्ड रेटिंग स्केल, और होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये होता है फॉर्मल तरीका बच्चों को असेस करने का या डायग्नोज करने का। टेंशन लेने से मसला हल तो नहीं होता रिमशा। और दूसरा मेथड होता है इनफॉर्मल तरीका, बच्चों को डायग्नोज करने का इनफॉर्मल मेथड। अब इनफॉर्मल मेथड हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे इंटरव्यूज़, जैसे चेकलिस्ट,
और इसमें आते हैं क्वेश्चनियर, जैसे कि हमारी पर्सनल रिपोर्ट्स होता है इसमें। उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट, और ये जो रेटिंग स्केल होते हैं ये हमारे होते हैं इनफॉर्मल मेथड्स। और एक होता है हमारे पास एक और पॉइंट जिसको मैंने कल भी पढ़ाया था, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होती है एक चीज़। तो मैंने दो चीज़ें पढ़ाई कि आईडी बच्चों को डायग्नोस करने के लिए, असेस करने के लिए दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक फॉर्मल तरीका होता है और दूसरा इनफॉर्मल तरीके होते हैं। फॉर्मल तरीके दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड रेटिंग स्केल और दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट। जितने भी हो वो स्टैंडर्ड चीज़ है, उसको हम कहते हैं कि ये फॉर्मल है। और इनफॉर्मल में आते हैं जैसे इंटरव्यूज़ हो गए, चेकलिस्ट हो गए, क्वेश्चनियर, कोई पर्सनल रिपोर्ट है ना किसी की अपनी बनाई हुई रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन या रेटिंग स्केल और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। अब फॉर्मल तरीके कौन से होते हैं और इनफॉर्मल तरीके कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है कि ऐसा मेथड जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, उसकी तरतीब हो। और अगर हम लोग जैसे प्रोफेशनल लेवल में बात करें तो उसकी दो क्वालिटीज़ होती हैं, एक इसमें वैलिडिटी होती है, वैलिड हो, और दूसरा रिलायबल हो। ये दो पॉइंट्स जो ऑलरेडी भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, एक बार मैंने आप लोगों को रिवाइज़ कराए थे। ये दोनों पॉइंट्स इंटरव्यू के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं कि वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो फॉर्मल चीज़ वो चीज़ होती है, फॉर्मल मेथड जो वैलिड भी होगा और रिलायबल भी होगा। वैलिड का मतलब ये होता है कि वो वही काम करे जिस काम के लिए वो बनाया गया हो। मेयर what it is supposed to measure। और रिलायबल का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। अब जब आप लोग जनरल एजुकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग को ये वाला पूरा चैप्टर देखने को मिलता है, असेसमेंट वाला। और असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंटरव्यू के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि फॉर्मल तरीके कौन से होते हैं, इनफॉर्मल क्या होता है, वैलिड क्या होता है। वैलिडिटी की टाइप्स हैं, 5-6 टाइप्स हैं और वो सारी इंपॉर्टेंट है, उन सब में से MCQ आते हैं PPSC में। रिलायबिलिटी क्या चीज़ होती है, रिलायबिलिटी की डेफिनेशन आती है, वैलिडिटी की डेफिनेशन आती है PPSC में। रिलायबिलिटी की 5-6 टाइप्स हैं, वो सारी की सारी टाइप्स आती हैं। तो जो हमारी जनरल एजुकेशन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप लोगों को अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर आना चाहिए अगर आपने PPSC क्वालिफाई करना है। तो जनरल एजुकेशन के अगर आप मैंने जो बुक पढ़ी थी क्वालिफाई गाइड पढ़ी थी, उसके अलावा क्रक्स भी है, जनरल एजुकेशन की क्रक्स, और कारवान वालों की और भी बुक्स होंगी। तो मेरे पास जब बुक नहीं भी थी, और इंटरव्यू में भी यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है, इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मेन चैप्टर्स होते हैं, एक आपका ये वाला असेसमेंट वाला चैप्टर, फिर उसके अलावा आपके करिकुलम, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का चैप्टर, साइकोलॉजी की थ्योरीज़ वाला चैप्टर, आपकी ये वाली जितनी भी थ्योरीज़ है ना सारी आपकी जनरल एजुकेशन के अंदर ही आती हैं। तो वो आप लोगों ने लाजमी उसको भी साथ साथ पढ़ना है। तो भक्कर अकेडमी है, यूट्यूब के ऊपर उनके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं क्वालिफाई गाइड के, वो MCQs की प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप कोई भी जनरल एजुकेशन वहाँ पे सर्च करेंगे आपको पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी। हमारे अपने स्कूल के टीचर हैं वो भी पढ़ाते हैं। तो जनरल एजुकेशन आप लोगों ने साथ साथ लाजमी पढ़नी है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके एरिया जो है, एरिया में तो बहुत सारे लोग मास्टर हो जाते हैं, पर साथ में जनरल एजुकेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो जिस काम के लिए बनाई गई हो वही वाला काम परफॉर्म करे।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो कि बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है, तो अगर उसको मैं पाकिस्तान में यूज़ करूँ तब भी वो बिहेवियर को ही आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको अमेरिका में कोई यूज़ कर रहा है तब भी वो बिहेवियर को ही आइडेंटिफाई करे। अगर उस टेस्ट को कोई साइकोलॉजिस्ट फैसलाबाद में यूज़ कर रहा है किसी बच्चे पे तब भी वो बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको कोई लाहौर में यूज़ कर रहा है तभी वो बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर रहा है। मतलब तरीका जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन वो जिस काम के लिए वो बनाया गया है वही काम अगर वो कर रहा है, बिहेवियर आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है, वो बिहेवियर ही आइडेंटिफाई करके दे रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो जौन सा टेस्ट है वो वैलिड है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी अपने ये वाले टेस्ट पढ़ा ना, MMPI, ये जो है बिहेवियर आइडेंटिफाई करने का साइकोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। अब MMPI को अमेरिका वाले यूज़ करेंगे तो भी बिहेवियर असेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे, चाइना वाले यूज़ करेंगे तो भी बिहेवियर असेसमेंट के लिए करेंगे, पाकिस्तान वाले जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी तरह से जैसे भी करेगा, लेकिन उसका मकसद यही होगा कि वो सिर्फ बिहेवियर के बारे में बताएगा। ठीक। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है रिलायबिलिटी, मतलब कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट उसका कंसिस्टेंट हो उस चीज़ का। जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया है, अब वो टेस्ट जो है मैं चेक करती हूँ तो रिज़ल्ट आप लोगों का वही आता है, आसमा के 7 मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैंने आप लोगों का रिज़ल्ट चेक किया, अब वही टेस्ट का रिज़ल्ट मेरे साथ वाले टीचर चेक कर रही हैं तो भी 7 मार्क्स ही आसमा के आ रहे हैं उसी टेस्ट में। मतलब 3-4 लोग भी उसको चेक कर रहे हैं तो भी आंसर वही उतना ही ठीक आ रहा है, MCQ टेस्ट उतना ही ठीक आ रहा है जितना उसने किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी उसमें आ रही है, तो इसका मतलब कि वो टेस्ट जो है रिलायबल है। अब इसका मतलब ये, अगर मैं इसकी स्पेशल एजुकेशन में एग्जांपल दूँ कि मेरे पास एक टेस्ट था जैसे MMPI, और उसको टेस्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसको फॉर्मल चीज़ हम कहते हैं या स्टैंडर्ड। अब वो वाला जो टेस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं झंग के, वो अप्लाई कर रहे हैं, एक बच्चा है 7 साल का बच्चा है अली, उसके ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसका जो रिज़ल्ट आया है वो उन्होंने निकाल लिया। ठीक है। अब वही वाला टेस्ट लाहौर के कोई साइकोलॉजिस्ट हैं और उसी बच्चे के ऊपर अप्लाई कर रही हैं, तो उन्होंने रिज़ल्ट निकाला तो उनका रिज़ल्ट भी सेम आया। फिर वो कोई फैसलाबाद साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अप्लाई करते हैं उसी बच्चे के ऊपर वही वाला टेस्ट, तो भी वही वाला रिज़ल्ट आ रहा है। मतलब अप्लाई करने वाले भी डिफरेंट हो, चाहे डिफरेंट टाइमिंग में अप्लाई करें, लेकिन बच्चा भी वही उस पर कर रहे हैं और रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं, कंसिस्टेंट आ रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कहूँगी कि वो जो टेस्ट था वो टेस्ट रिलायबल है, तो उसको जहाँ भी यूज़ किया जाएगा वो एक जैसा ही रिज़ल्ट देगा। इसका मतलब कि उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ रिज़ल्ट्स है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर अगर हैं तो आप लोग ने इनकी टाइप्स भी पढ़नी है, अगर नहीं क्लियर हैं जिसके भी तो वो बताएं, कि कल मैंने सुनने भी हैं आप लोगों से। अच्छा ठीक। अब इनकी डेफिनेशंस भी आप लोगों के PPSC के MCQs में आती हैं, इनकी टाइप्स बहुत ज़्यादा आती हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से करनी है। तो एक फॉर्मल टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं, जिसको पूरी दुनिया में यूज़ कर सकते हैं और उसका जो है रिज़ल्ट वैलिड और रिलायबल होता है, रिज़ल्ट उसका चेंज नहीं होता, जहाँ भी जो मर्ज़ी यूज़ करेगा वो सही और अच्छा रिज़ल्ट ही देगा। और वो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या तो स्टैंडर्डाइज्ड रेटिंग स्केल, जैसे हमारे DSM-5 के अंदर स्केल दिए हुए रेटिंग स्केल, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्डाइज रेटिंग स्केल होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, और वही रेटिंग स्केल पाकिस्तान में भी हम लोग ट्रांसलेट करके यूज़ करते हैं। तो वो ऐसे स्केल हैं जो वैलिड रिज़ल्ट देते हैं, रिलायबल रिज़ल्ट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड चीज़ है। इस तरह जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये भी बहुत एक्सपर्ट लोगों ने बनाए हुए होते हैं, एक्सपीरियंस लोगों ने बना के टेस्ट को वैलिड और रिलायबल रखा होता है। और उसके अलावा अब ये वाले जितने भी इनफॉर्मल मेथड हैं या जिनको हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स कहते हैं, ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो वैलिड भी नहीं होते और रिलायबल भी नहीं होते। इंटरव्यू मैं ले रही हूँ तो मैंने ऑब्जर्वेशन कोई और निकाली, अब इंटरव्यू कोई सीनियर पर्सन ले रहा है, उसने कोई और ऑब्जर्वेशंस निकाल ली, इंटरव्यू किसी और साइकोलॉजिस्ट ने ली, उसकी ऑब्जर्वेशन मेरी ऑब्जर्वेशन से थोड़ी चेंज आएंगे, उसमें चेंजेस आएंगे, रिज़ल्ट वैलिड भी नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है। ठीक। इस तरह चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट अप्लाई करने वाले पे भी डिपेंड करता है, और कोई और अप्लाई करे, पेरेंट्स अप्लाई करते हैं चेकलिस्ट देके बच्चे के ऊपर
तो वो कहेगा कि मेरे बच्चे को तो ऑटिज़म है ही नहीं, और वही चेकलिस्ट टीचर अप्लाई करता है, वो कहेगा इसको ऑटिज़म है। तो पेरेंट्स ने बच्चे को फेवर दे दी, या पेरेंट्स ने इस तरह से वो चेकलिस्ट ऐसी थी कि जो वैलिड भी नहीं थी और रिलायबल भी नहीं थी, उसके रिज़ल्ट में तब्दीली आ सकती है, और वो कभी कभी मेजरमेंट सही ना दे, या जो चीज़ हम मेजर करना चाह रहे हैं हमें उस चीज़ के बारे में ना बताए। फिर ठीक है, इस तरह क्वेश्चनेयर ये भी चेकलिस्ट की तरह होते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दी होती है, वो हम पूछते हैं, उसमें टिक क्रॉस के आंसर्स भी हो सकते हैं, या 0 1 2 3 भी काफ़ी टेस्ट के अंदर ये वाले आंसर होते हैं, 0 1 2 3। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे ग्रुप में रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं कि हमारा रिसर्च है, रिपोर्ट है, इसको फिल कर दें, तो 0 1 2 3 4 5 तक उसके क्वेश्चन दिए होते हैं, और लिखा होता है कि बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल, आप इससे एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री। अब वो क्या ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में चेंज आता है, उसमें रिलायबिलिटी नहीं है, उसमें वैलिडिटी नहीं है, वो बदलते रहेंगे। ऐसे ही है ना, अब हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप दिन में उदास रहते हैं, उसको हम 4 ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप दिन में ज़्यादातर उदास रहते हैं, आप दिन में थोड़ा औकात उदास रहते हैं, आप सारा दिन उदास रहते हैं, या आप बिल्कुल उदास नहीं होते। अब उसके लिए भी बताना मुश्किल है, और वो अगर सही बताएगा भी सही, तो हो सकता है वो सही ना बताए, या उसको भी सही से अंदाज़ा नहीं हो, और मैं लूँ और मुझे कोई और आंसर बताए, कोई और लेगा तो वो कोई और आंसर बताए, तो सही रिज़ल्ट नहीं आएंगे, रिज़ल्ट में चेंजेस आती रहेंगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो ये इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं। इस तरह पर्सनल रिपोर्ट, कोई अपनी रिपोर्ट खुद से जैसे बनाता है। ऑब्जर्वेशन में भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। कई क्लास के बच्चे भी ऐसे होंगे, आपने देखा होगा कि हमें लग रहा होगा वो अच्छे हैं, किसी और साथ वाले टीचर को लग रहा होगा कि बहुत शरारती हैं। मतलब हर किसी की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती हैं, हर कोई अपने नज़रिए के मुताबिक ऑब्ज़र्व करता है, तो ऑब्जर्वेशन चेंज हो सकती हैं, उनके रिज़ल्ट कंसिस्टेंट नहीं आते। इस तरह रेटिंग स्केल होते हैं, जैसे हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह के रेटिंग स्केल हमने ऑटिज़म में भी पढ़ा हुआ है। तो रेटिंग स्केल जो होता है ना, ये भी इनका रिज़ल्ट भी वैलिड और रिलायबल नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। कभी रेटिंग सही ना आई, ऑब्जर्वेशन सही ना आई, मैंने कोई और ऑब्जर्वेशन लिखी, कोई सीनियर पर्सन है उसने कोई और लिखी। ठीक, ये होते हैं इनफॉर्मल तरीके, जो कि ना तो वैलिड होते हैं और ना ही रिलायबल होते हैं, उनके रिज़ल्ट भी कंसिस्टेंट नहीं आते, उनमें तब्दीली होती है, और उनमें वैलिडिटी, उनमें वो कितने सही हैं, क्या हम जिस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमें वही रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं, तो ये भी उसमें सही नहीं चीज़ होती। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की आप लोगों ने डेफिनेशन भी याद करनी है, और आप लोगों को एक डेफिनेशन आनी भी चाहिए। अब ये आप लोगों को जिस तरह जैसे आसान लगती होती है ना, आप लोग उस तरह की डेफिनेशन कर सकते होते हैं। मतलब अगर किसी को लंबी डेफिनेशन याद हो जाती है तो वो 1-1.5 लाइन वाली कर ले, जिसको पूरी डेफिनेशन नहीं याद होती वो तो थोड़े से वर्ड ही कर ले। लेकिन मेरी सजेशन यही होती है कि आपको डेफिनेशन इंग्लिश में आनी चाहिए। और ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड की डेफिनेशन, लर्निंग की डेफिनेशन, एजुकेशन वाली डेफिनेशन, ये छोटी मोटी डेफिनेशन मैं आप लोगों को किस दिन लिखवा दूँगी, हमारे जब एंड वाले डेज़ आएंगे तब मुझे आप लोगों ने रिमाइंड कराना है। ठीक है, तो वो जो मेन आपके जो हमारे कॉमन है, जैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं ना आपके स्पेशल एजुकेशन एमसीसी के सिलेबस के लिहाज से, वो फिर आप लोग उनको लिख लीजिएगा, सिर्फ 1 लाइन की होंगी, उनको आप याद कर लीजिएगा। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है कि ऐसा रिकॉर्ड जो एक शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड होता है, जिसमें टीचर जो है बच्चे के बिहेवियर को रिकॉर्ड करके रखता है। अब एक बच्चा जो है, जैसे अगर वो बाइटिंग करता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो टीचर उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि दिन में कितनी बार उसने बाइटिंग की, और कितने कितने टाइम के लिए की, और कितने कितने वक्फे के लिए की। उसने 9 बजे बाइटिंग की, 2 मिनट के लिए की, फिर उसने 10 बजे दोबारा की, फिर 4 मिनट के लिए की, फिर 11 बजे उसने दोबारा की, और उसके बाद उसने बाइटिंग नहीं की। यानी कि किसी बच्चे के बिहेवियर को डीपली अंडरस्टैंड करना है, पहले उसको ऑब्ज़र्व करना है, फिर उसका पूरा रिकॉर्ड बनाना है आपने। और वो ब्रीफ सा एक लाइन में रिटन फॉर्म के अंदर आप लोगों ने बताना है। उसमें ये बताना है कि वो बिहेवियर कब हुआ, किस टाइम हुआ, क्यों हुआ, उसमें क्या क्या, मतलब उस बिहेवियर के तमाम जो भी फंक्शंस हैं उसको आइडेंटिफाई आपने करना है। ठीक है, इसको कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। यहाँ तक क्लियर है?
अभी क्लास एंड हुई है या थोड़ी देर पहले की एंड हुई है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़ लिया है हमने? चलें आगे सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ज़्यादा कब क्लास ऑफ कब हुई है भला? मुझे तो पता ही नहीं चला ना। रिकॉर्ड हो गया कंप्लीट। चलो उसके आगे से पढ़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ आईडी का, कि आईडी बच्चों का डायग्नोस किस तरह से किया जाता है। तो दो तरह के मेथड्स पढ़े और कुछ यहाँ पे मेथड लिखे हुए हैं, बेसिक डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उनको स्टडी करते हैं अब हम लोग। हाँ जी ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया है। और अब जल्दी अपलोड कर दिया करूँगी, वो वाली वीडियो तो अभी तक अपलोड हो रही है, जो सेकंड पार्ट था अभी तक 20% हुई है। पता नहीं आज इंटरनेट का इशू था, कोई कोई अटक जाए ना तो फिर ऐसे ही अटकी रहती है। मैं उसे डिलीट करके ना दोबारा अपलोड कर दूँगी, और ये वाली आप लोगों को अब रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे जनरल क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि DSM-5 और DSM-5 TR के अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया करते होते हैं आईडी बच्चों को आइडेंटिफाई करने का, कि 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। और अभी मुझे कौन सा स्टूडेंट वो तीनों पॉइंट्स बताएगा कि हम लोग आईडी बच्चों को DSM-5 के क्राइटेरिया के मुताबिक किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं। कौन बताने वाला है? आमना बताएंगी आप? जो आईडी की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। जी सिद्रा आई हैं क्लास में। सिद्रा लेट क्यों आई हो? मैम जी बताएं। मैं बताऊँ? जी जी बताएं बताएं रिमशा। आईडी का बच्चा है, उसमें 3 चीजें बेसिक होती हैं। उन 3 चीजों को देख के हमें पता चलता है। एक तो उसका अडॉप्टिव बिहेवियर, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है, बोले रिमशा। दूसरा उसका डेवलपमेंटल, रिमशा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, तो कुछ क्या करें कि सिग्नल के थोड़े जो इश्यूज़ हैं वो अपने सॉल्व किया करें क्लास के टाइम पे। कोई अच्छा जैसे हॉटस्पॉट किसी का हो, या जिस जगह पे सिग्नल्स अच्छे आते हों वहाँ पे आप लोग बैठा करें। कोई अपनी पोजीशन चेंज की
क्लास में कहीं पे, मतलब जहाँ कहीं तो घर में अच्छे सिग्नल्स आते ही होंगे ना, तो कोशिश किया करें वहाँ पे बैठा करें, ताकि लाइव क्लास जो होती है ना, वो उससे जितनी नॉलेज आती है उतनी नॉलेज वैसे नहीं आती। अच्छा चलें पढ़ते हैं। हम लोग आईडी के क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, तो 3 क्राइटेरियाज़ के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो उनका आईक्यू लेवल होगा वो सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज होगा, मतलब वाज़िया तौर पे 70 से नीचे उनका आईक्यू लेवल होगा। और दूसरा क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था वो ये था कि उनकी लिमिटेशंस होंगी अडाप्टिव बिहेवियर के अंदर, उनकी जो अडाप्टिव बिहेवियर में वाज़िया तौर पे कमी देखने को मिलेगी, जो उनकी सोशल, पर्सनल और उनकी सोशल और कंसेप्चुअल 3 डोमेन्स अडाप्टिव बिहेवियर की होती हैं, उनमें वाज़िया तौर पे कमी नज़र आएंगी। सोशली तौर पे वाज़िया तौर पे वो बाकी बच्चों से पीछे होंगे, और जैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो वाज़िया तौर पे बाकी बच्चों के निस्बत पीछे होंगे। इस तरह कंसेप्चुअल लेवल पे भी स्कूल में सबक याद करने में, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने में वाज़िया तौर पे वो पीछे होंगे। और ये हमारा अडाप्टिव बिहेवियर का सेपरेट टॉपिक भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे किसी दिन। और ये भी है कि ऑलरेडी भी इस चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या आप लोगों को क्लियर है। और तीसरा क्राइटेरिया हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों क्राइटेरियाज 18 साल से पहले होंगे डेवलपमेंटल एज के अंदर, तो फिर हम पर्सन को डायग्नोस करते हैं कि वो आईडी है। तो ये पहला तो सबसे ईजीएस्ट क्राइटेरिया डायग्नोस करने का यही वाला है कि 3 क्राइटेरिया जो DSM-5 और DSM-5 TR ने हमें बताए, उनकी बेसिस के ऊपर हम बच्चे को आईडी डायग्नोस करते हैं। आगे भी बेसिक डायग्नोस्टिक टेक्निक्स दी हुई हैं। आवाज़ सही आ रही है सबको? ठीक है, जब कोई मसला हो ना बता दिया करें, ठीक है निमिषा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है पहला पॉइंट, पेशेंट की हिस्ट्री। जो भी हमारा स्टूडेंट है या क्लाइंट है या क्लास का बच्चा है, उसकी हमने हिस्ट्री टेकिंग करनी है। पेशेंट की हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं कि हमने उसकी बर्थ हिस्ट्री कैसी थी उसके बारे में हमने पूछना है उसकी मदर से। और यहाँ पे अभी हम एक और पॉइंट जो पहले हमने डिस्कस किया था, अभी यहाँ पे हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब बर्थ हिस्ट्री में 5 चीज़ें आती हैं। यहाँ पे जगह नहीं है कहीं पे, इसको इरेज कर दूँ, यहीं पे लिखती हूँ। ये तो इरेज ही नहीं होना। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एप्गार स्केल पढ़ाया था। किस किस को याद है वो? जी, कोई बताएगा? याद है किसी को या भूल गया? अच्छा, एप्गार स्केल जो होता है ये ऐसा स्केल होता है जो बच्चे के पैदा होने के बाद विदिन 5 मिनट्स, जैसे उसकी पैदाइश के 5 मिनट के फ़ौरन बाद उसके ऊपर हम ये वाला स्केल अप्लाई करते हैं। और ये स्केल हमें बच्चे के बारे में डायग्नोस करके बताता है। काफ़ी बच्चे आईडी हैं या नॉर्मल हैं, इस स्केल को देख के डायग्नोस हो जाते हैं। इसमें 5 चीज़ें आती हैं, A, T, G, A और R। इन 5 चीज़ों की एब्रीवेशंस हैं, सेपरेट एब्रीवेशंस हैं सब चीज़ों के, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे A से क्या होता है, एक मिनट में ये लिख लूँ, B से क्या होता है, और कलर भी चेंज कर दो। अच्छा, A से हमारे पास आती है अपीयरेंस बच्चे की। जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी अपीयरेंस को देखा जाता है कि वो पैदा हुआ है तो उसका रंग कौन सा है, उसका पीला रंग है, उसका नीला रंग है, उसका नॉर्मल बच्चों जैसा रंग है, जो भी स्किन कलर है उसको देखा जाता है, ठीक है, और नोट किया जाता है पूरे स्केल के अंदर। P से उसका होता है पल्स रेट, जो भी उसकी हार्ट बीट कितनी है बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है, उस चीज़ को नोट किया जाता है उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद में। G से हमारे पास आता है ग्राइमेज। ग्राइमेज कहा जाता है रिफ्लेक्सेस को। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? आपकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस, कि जब बच्चा जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट कितनी शो करता है।
जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते हैं तो रोते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा रोते हैं, कुछ ज़्यादा रोते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रोते हैं, और रोने के साथ साथ बॉडी की मूवमेंट्स भी करते हैं। अब ये उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो इस चीज़ को भी नोटिस किया जाता है कि बच्चा कितना रोया, थोड़ा ज़्यादा रोया या बहुत ज़्यादा रोया। और ए से होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर बच्चे की मसल टोन देखी जाती है कि वो हाइपोटोनिया है या हाइपरटोनिया है। अगर काफ़ी बच्चे जो होते हैं आईडी वाले बच्चे, जैसे डाउन सिंड्रोम में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि वो हाइपोटोनिक होते हैं, उनकी मसल टोन लो होती है। इस तरह कुछ बच्चों की ज़्यादा होती है। तो नॉर्मल से डेविएट जो भी करता होता है वो हमारा बच्चा ही होता है। और आर से आता है उसकी रेस्पिरेशन रेट, कि उसका सांस कितना चल रहा है कितना नहीं। अब हमारे पास स्केल किस तरह से होता है, जिस तरह एक चार्ट पेपर होता है, एक पेपर होता है, और ये एपगार स्केल होता है। इसके यहाँ पे यही पांचों चीज़ें लिखी होती हैं, उसके APGAR, और पांचों स्केल के आगे से नंबरिंग दी हुई होती है। नंबरिंग यूँ दी होती है कि बच्चा जो है उसकी एक्टिविटी कितनी थी, ज़्यादा थी, थोड़ी थी। अब यहाँ पे ऐसे टेबल बने हुए होते हैं और टेबल के अंदर लिखा होता है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरह का टेबल होता है। जैसे ए से अपेरेंस है, तो अपेरेंस देखी जाती है कि अपेरेंस कैसी थी, उसका कलर ब्लू था, येलो था, रेड था। तो उसमें यहाँ पे पॉइंट होते हैं, जैसे 0 पे यहाँ पे लिखा भी हो, 0 पॉइंट हम तब देते हैं जब उसकी अपेरेंस जैसे येलो हो। मतलब 4-5 पॉइंट्स होते हैं उसमें। जैसे सेंट्रल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 5 पॉइंट्स होते हैं, और उसमें सेंट्रल पॉइंट पे लिखा होता है कि न्यूट्रल है, और यहाँ पे लिखा होता है एग्री है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एग्री, और आगे की तरफ जाएं तो डिसएग्री, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। इस तरह के 4-5 स्केल होते हैं और उसमें हम इनको लिखते हैं। अब जैसे सेंटर में एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज कि 2 जो है ये बच्चे का नॉर्मल अपेरेंस है। अगर 2 पे हम तब टिक लगाएंगे अगर उसकी अपेरेंस नॉर्मल थी, जितना नॉर्मल बच्चों का स्किन कलर होता है। लेकिन अगर नॉर्मल से बैकवर्ड उसका अगर स्किन कलर येलो है तब हम 1 उसको स्कोर देंगे, अगर कलर ब्लू है तो हम 0 देंगे। अगर स्किन कलर नॉर्मल से ज़्यादा ही रेडिश है, ज़्यादा रेड कलर का, तो हम 3 उसको स्कोर देंगे। तो इस तरह से हमने स्कोरिंग करनी होती है। ऐसे ही पल्स रेट, सपोज के यहाँ पे जो काउंटिंग है, इसको क्या हो गया, यहाँ पे जो काउंटिंग है, लेट्स सपोज कि वहाँ पे पल्स अगर नॉर्मल हो तो 2 हमने लगाना होता। लेकिन अगर उसकी नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट बीट चल रही थी जब वो पैदा हुआ तो हम उसको 3 स्कोर दे देंगे। अगर नॉर्मल से कम थी तो हम 1 दे देंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह ग्राइनेस की हमने स्कोरिंग देनी है कि बच्चा जो है वो रोया कितना, वो थोड़ा रोया, उससे ज़्यादा रोया या उससे कम रोया, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल से कम। इस तरह उसकी एक्टिविटी कि जब वो रोया क्या उसने अपनी हाथों पैरों की मूवमेंट की, और मूवमेंट की तो कितनी की, नॉर्मल से ज़्यादा उसने अपने हाथ पैर हिलाए या नॉर्मल बच्चे से कम हिलाए। तो इस तरह से हम उसको रेटिंग स्केल देते हैं। इसको स्केल को कहा जाता है एपगार स्केल, जो कि बच्चे की फ़ौरन बाद इसको नोट किया जाता है। और इसके रिज़ल्ट से हमें पता चल जाता है कि जो बच्चा है वो नॉर्मल था या वो नहीं था। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाद में जाके पता चलता है कि बच्चे में कोई अब नॉर्मेलिटी थी, अभी तो नहीं पता चल रही, तो बाद में जाके उसको अगर पता तब चलेगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एपगार स्केल होता नहीं है, यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन तो इसके नॉर्मल रेट होते हैं। जैसे अगर स्कोरिंग जो है वो आपकी 4 से 6 के दरमियान में आएगी तो उसका मतलब बच्चा नॉर्मल है। अगर आपकी 6 से ज़्यादा 7 से 10 के दरमियान में आएगी तो हम उसको कहेंगे कि वो मॉडरेट एबनॉर्मल है, या उससे कम आएगी तो हम कहेंगे कि वो उसको इंटरवेंशंस मिलनी है। इस तरह के उसका पूरा रेटिंग स्केल भी होता है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगी, मेरी क्लास की बच्ची है और उसकी बेटी पैदा हुई है और वो मतलब अब नॉर्मल है और उनको पता ही नहीं था। वो अब 9 महीने की हुई है, अब आके उनको पता चला है कि हमारी बच्ची अब नॉर्मल थी। तो जब मैं उसको देखने गई ऑब्जर्वेशंस के लिए, मैंने भी उसका एक इनफॉर्मल सा इंटरव्यू लिया। मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे कि जब वो पैदा हुई थी तो उसकी अपेरेंस कैसी थी, उसकी पल्स रेट कैसी थी, वो रोई कैसे थी, एक्टिविटी कैसे थी। तो मुझे उसी टाइम पता चल गया कि जब वो पैदा हुई थी ना, तो वो एमरजेंसी में पैदा हुई थी, तो उसकी जो हार्ट बीट थी वो रुक गई थी, बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई थी। तो ये बीट
भी नॉर्मल से कम होना ये भी एक सिंबल है कि बच्चा नॉर्मल नहीं था। फिर उसके ग्राइम का जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि रोई, वो इतनी ज़्यादा रोई थी कि उसके साथ जितने बच्चे पैदा हुए थे सारे चुप कर गए, वो नहीं चुप की और रोती रही इतनी देर और इतना ऊंचा वो रोई है। तो अब ये भी एक नॉर्मल से डेविएशन आती है। इस तरह उसकी एक्टिविटी की, बॉडी के मूवमेंट उसने बिल्कुल ही नहीं की थी, उसके हाथ पाँव हिले ही नहीं थे, सिर्फ उसकी एक टांग हिल रही थी और रेस्पिरेशन के भी उसको इश्यूज़ थे। तो ये पहला हमारी पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर आता है कि जैसे हमारे पास एक बच्चा था, आईडी का बच्चा क्लास में, तो हम उसके पेरेंट्स को बुला के पूछेंगे कि जब वो पैदा हुआ था तो उसका जो एप्गार स्केल था उसके स्कोर कितने थे। उससे हमें पता चलेगा कि बच्चा पैदा हुआ था तो नॉर्मल हुआ था या उसमें कोई मसला वगैरह था। उसके अलावा हम पेशेंट से पूछेंगे कि बच्चा जैसे नॉर्मल हुआ था या इसका ऑपरेट हुआ था। हम ये पूछेंगे कि क्या बच्चा प्रीमेच्योर तो नहीं था, मदर कोई ड्रग तो नहीं ऐसा यूज़ करती थी जब वो पैदा होने वाला था जिसका साइड इफ़ेक्ट हो गया बच्चे के ऊपर, या मदर कोई स्मोकिंग वगैरह करती हो। यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जितनी भी सिम्टम्स या क्वेश्चन होंगे हम वो सारी मदर की हिस्ट्री को देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि बच्चा आईडी है या नहीं है, अगर है तो उसकी रीज़न क्या है। हम पूछेंगे कि बच्चा पैदा हुआ था तो उसका वेट तो नहीं लो था, कोई मदर को इंजरी तो नहीं आई थी, वेट गेन या वेट लॉस तो नहीं हुआ था, प्री मेच्योर तो नहीं था बेबी को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तो नहीं थे। अब ये जो फीडिंग के इश्यूज होते हैं ना, ये आईडी बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं, यानी कि वो पैदा होते हैं तो तब से ही उनको फीडिंग के इश्यूज आते हैं। तो छोटे बचपन में ये वाली इलामत भी होती है कि उनको फीडिंग के इश्यूज आएंगे बचपन के अंदर, और उनकी जो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं वो डिले होंगी, डेवलपमेंटल डिलेज आएंगे। ये वाली दो जो मेन सिम्टम होती है आईडी बच्चों की जो बचपन में हमें नज़र आती है। उनको खाना निगलने में मसला आता है, खाना चबाने में मसला आता है, इवन वो मिल्क को सक करने में उनको मसला आता है, उनको फीडिंग के इश्यूज, उनको चॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है या उनको गैस बहुत ज़्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह के फीडिंग के या गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज इन बच्चों को आते ही रहते हैं। और दूसरा स्लीपिंग के इश्यूज वगैरह भी इनको आते हैं। ठीक है, ये हो गया पेशेंट हिस्ट्री को लेते हुए हम कैसे आईडी डायग्नोस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री लेके भी हम आईडी को डायग्नोस कर देंगे, उनके पेरेंट्स की एजुकेशन पूछेंगे। अब जाहिर है कि जिनके वालिदैन पढ़े लिखे होंगे उनके बच्चों ने ज़्यादा लर्निंग की होगी, उनका आईक्यू ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाया नहीं होगा इतना कुछ, उनके बच्चे जो है वो कुंज़ेन रह जाते हैं। और ये हमारी पूरी की पूरी इसके पीछे एक रिसर्च भी होती है कि बचपन में जैसे 2 से 3 साल की उम्र में हम लोग अगर बच्चों को जितना सिखाते हैं ना उतने वो इंटेलिजेंट बनते हैं, क्योंकि 4-5 साल के बाद उनके ब्रेन के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टॉप कर जाते हैं। उसके बाद उनका इंटेलिजेंस लेवल, ब्रेन की जो आईक्यू है वो नहीं बढ़ता। इसलिए जो उनसे बच्चे बचपन में उनकी लर्निंग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनका आईक्यू उतना तेज़ होता है। और जिनकी बचपन के 3-4 सालों में लर्निंग बिल्कुल नहीं होती उनका आईक्यू पीछे रह जाता है, और जब वो आगे जाते हैं अपनी तलीमी मैदान के अंदर तब भी वो पीछे रह जाते हैं। आपने देखा होगा हमारी क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार सबक पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है, और कई बच्चे 10 बार पढ़ते रहते हैं उनको नहीं होता। तो ये इस वजह से होता है कि उनके बचपन में उनका आईक्यू किस तरह से डेवलप हुआ। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनकी लर्निंग स्टार्ट करते हैं, उनसे उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा उनका आईक्यू तेज़ होता है। वो बड़े होके अपनी तलीमी मैदान के अंदर अपनी बाकी क्लास फेलो से आगे निकलते हैं। और कुछ जो होते हैं उनकी ब्रेन डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई होती, बचपन की लर्निंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि बचपन के 3-4 साल ही होते हैं जो मेन जहाँ पे आपका ब्रेन डेवलप करना होता है, जिसमें आपका आईक्यू इंक्रीज़ कर सकता है, आपका इंटेलिजेंस लेवल डेवलप होना होता है। फिर ब्रेन एक टाइम पे आके स्टॉप कर जाता है, मज़ीद डेवलप नहीं होता, फिर उतना ही ब्रेन लाइफ टाइम के लिए चलता रहता है, आपकी वही एबिलिटीज़। तो पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत मैटर करती है। फिर पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है। वो वाले पेरेंट्स जो बच्चों को टाइम ज़्यादा देते हैं उनके बच्चों में ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी, उनकी कम्युनिकेशन भी ज़्यादा अच्छी होगी, उनकी सोशल स्किल्स भी ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे हमारे ऑटिज़म के बच्चे हैं तो उनमें जो वर्चुअल ऑटिज़म है, किसका माइक ऑन है? तीन हमारे मैम DSM मैं एक 5 सवाल के पूछना चाह रही क्राइटेरिया। हूँ। हाँ जी रिमशा, जो हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये DSM 5 के क्राइटेरिया के मुताबिक हैं।
जी बताएं कुछ। जैसे ये बच्चा पैदा होता है तो ये जो हमारी जो भी अभी आप पढ़ा रही हैं इस बुक से अगर देखा जाए तो ये जो जब बच्चा पैदा हो रहा था तब हम देखते हैं ना ये चीजें, मतलब उसका ये टेस्ट जैसे आप कह रही हैं वो करके मतलब वो जी डायग्नोस उसी वक्त कर सकते हैं ना। लेकिन अगर जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके तो हम वो 3 जैसे क्राइटेरिया है आईडी बच्चे का, तो उससे तो डायग्नोस कर सकते हैं ना हम। जी, वो DSM-5 का क्राइटेरिया है, ऐसे ही है बिल्कुल। अब वो ये कि हमें वाज़ह तौर पे पता चल जाएगा कि वाज़ह तौर पे उसकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी वो बाकियों से पीछे होंगे। और 2 मेन जो चीज़ें जो मैंने बताई जो बचपन में हम देखते हैं कि जो आईडी के बच्चे होंगी उनमें डेवलपमेंटल डिलेज़ आएंगे, बाकी बच्चों से उनकी डेवलपमेंट पीछे होंगी, उनको फीडिंग के इश्यूज़ आएंगे, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स उनकी वीक होंगी। अब एक नॉर्मल बच्चा है जैसे वो 6 महीने में बैठना शुरू कर देता है, लेकिन वहीं पे अगर हमारा आईडी का बच्चा होगा तो उसमें डेवलपमेंट की डिलेज़ होंगे। 9 महीने का बच्चा हो गया है, 10 महीने का अभी तक वो उसने बैठना नहीं शुरू किया, तो वहीं से पता चल जाएगा कि ज़रूर इस बच्चे को कोई ना कोई मसला है। आपने फिर उसका चेकअप कराना है, फिर डायग्नोस कराना है, फिर आपने उसको जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट DSM-5 के क्राइटेरिया को अप्लाई करता है और उसको पता चल जाएगा कि वाकई ही अपना फीडर नहीं पकड़ सकता ये बच्चा, मतलब इसकी हाथों की फाइन मोटर स्किल्स वीक हैं। तो आपसे उसका आपका स्केल पूछेगा, उसके पिछले तमाम पेशेंट की हिस्ट्री लेगा ना आपसे, जैसे अगर आप उसके पेरेंट्स हैं तो फिर वो उसको डायग्नोस करके बता देगा कि हाँ इसको ये वाला डायग्नोसिस है। ठीक है। फिर पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं और हमने जो नई टर्म उसमें वर्चुअल ऑटिज़म है कि जो बच्चे जो है ना वो जो मोबाइल की स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि उनकी स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन है, खुद उनको कम्युनिकेट करने का मौका ही नहीं मिला, तो वो सोशली आइसोलेट कर गए। इसी तरह हमारे अब ऑटिज़म इसलिए ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि आजकल के पेरेंट्स मदर और फादर दोनों ही जॉब कर रहे हैं। अब मदर ने भी सुबह जाना है, रात को घर आना है, फादर ने भी, बच्चे जो हैं वो घर अकेले रहने हैं, तो उनकी सोशल स्किल्स ज़ीरो, उनकी कम्युनिकेशन बहुत पीछे रह जाएगी, उनकी कम्युनिकेशन डेवलप ही नहीं हो पाएगी, उन्होंने बात किससे करनी है। तो इसी तरह इसीलिए ऑटिज़म इतना ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि हमारी जॉब्स, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा आ गया है कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो बच्चों में कम्युनिकेशन के डिलेज भी आ जाते हैं, वो सोशली पीछे रह जाते हैं, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहती, उसको पता ही नहीं है कि इमोशंस कैसे होते हैं, कोई रो रहा है उसको चुप कैसे कराना है, कोई हंस रहा है उसकी खुशी में शामिल कैसे होना है, मैंने दोस्त कैसे बनाने हैं, मैंने किससे बात कैसे करनी है। तो पेरेंट का ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है, पेरेंट की एजुकेशनल मेंटल स्टेटस, उसके बहन भाई कितने हैं, पेशेंट का रोल क्या है, इंटरेक्शंस कितने हैं सिबलिंग के साथ, मतलब बहन भाई कितने हैं, ज़ाहिर है जिनके बहन भाई ज़्यादा होंगे उनके वालिदैन उनके ऊपर कम तवज्जो देते होंगे, जिनके बहन भाई थोड़े हैं उनको ज़्यादा टाइम मिलता होगा। फिर रोल क्या है पेशेंट का घर में, क्या उसका किरदार है, क्या क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको कितना टाइम दिया जाता है, बहन भाइयों से उसके ताल्लुकात कैसे हैं, फैमिली के ताल्लुकात कैसे हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, घर का माहौल कैसा है, वो उनके बहन भाइयों का किस तरह का है रिलेशन, हमारा जो क्लाइंट है उनके साथ उनके पेरेंट्स का कैसा रिलेशनशिप है, फैमिली की हिस्ट्री, क्या आपकी फैमिली में पहले तो नहीं कोई उनका बच्चा ऐसा जिसको आईडी था, या उनका पहले कोई फेटल लॉस हुआ है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, देखा गया है कि अगर एक मिसकैरेज होगा तो उसके बाद में जो भी बेबी होगा उसमें चांस होंगे डिसेबिलिटी की। हाँ जी, स्टेटस भी। फिर कोई उनकी मेंटल रिटार्डेशन फैमिली में अगर आ रही है, उनके दादा परदादा में कोई मेंटल रिटार्डेशन चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हमारे इंटेलिजेंस के जीन होते हैं ये भी आपकी जेनेटिक्स में जाते हैं, कि जैसे जेनेटिकली तौर पे कुछ लोग किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, जैसे कारोबारी अगर हैं तो उनकी मैथ्स लेट्स बहुत अच्छी है, वो काउंटिंग में अच्छे होंगे, गिनती में, कि उनके बड़े जो थे वो पैसे गिनने में अच्छे थे, उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं, मनी मैनेजमेंट उनमें जैसे ज़्यादा है। इसी तरह कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, जेनेटिकली अच्छी होती है कि उनके दादा की इंग्लिश अच्छी थी तो उनकी अच्छी थी, मैथ्स साइंस वगैरह, तो हमारी भी मैथ्स जैसे अच्छी है, हमारी जेनेटिकली अच्छी है। काफ़ी लोग हमारे जैसे क्लास में होते थे ना, तो हमारे एक कास्ट है तो हमने देखा कि उस कास्ट के सारे बच्चे ही बहुत लाइक ज़हीन रट्टेबाज पक्के ऐसे होते थे,
तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपकी फैमिली में किस तरह की मेंटल हेल्थ चल रही है, आपकी फैमिली में किस तरह के इंटेलिजेंस के जीन चल रहे हैं, तो वो वाले भी आगे ट्रांसफ़र होते हैं। अगर फैमिली में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे वाले बच्चों में भी वो वाली चीज़ होगी। बच्चों की डेथ हो गई या कोई सीरियस इलनेस वगैरह हो गई, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री से भी हम लोग पता करते हैं इसको। अभी हमारा टॉपिक रहता है यहाँ तक और ये लंबा भी हो जाना है, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ तक काफ़ी है, फैमिली हिस्ट्री तक, ठीक है। यहाँ तक कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। जी रिमशा जी, स्टेटस भी सिबलिंग्स का, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। और काम मैंने आप लोगों को दिया है, कोई काम ये है कि आप लोगों ने कल सारी चीज़ें पढ़ के आनी है और मैं आप लोगों से इनमें से थोड़ी बहुत चीज़ें सुनूंगी। और जो हमारी आईडी की डेफिनेशन वाला टॉपिक है वो आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और टाइम पे आया करें और सब लोग आया करें। थोड़े से बच्चे आते हैं, आधे नहीं आते।